नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज आयकर विभाग ने नोएडा प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर यादव सिंह की उनकी पत्नी और उनके कारोबारी पार्टनर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें आईटी विभाग को कई बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के अहम सबूत लगे हैं। ये वही यादव सिंह हैं जो मायाराज में खासे रसूखदार माने जाते थे और सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि ये छापेमारी यादव सिंह की पत्नी से जुड़ी कंपनियों को लेकर हुई है, लेकिन जांच का सिरा कहीं न कहीं यादव सिंह तक पहुंचता दिख रहा है। खुद आईटी विभाग ने यादव सिंह से पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा प्राधिकरण में करोड़ों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह के खिलाफ आयकर के कसते शिकंजे के बीच एक बड़ी कहानी और सामने आई है। इस कहानी में किरदार सिर्फ यादव सिंह नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है उनकी पत्नी कुसुम लता और कारोबारी पार्टनर अनिल पेशावरी, जिनके ठिकानों में भी आईटी ने रेड मारी है। कपड़ों और रियल एस्टेट का काम करने वाली इनकी कंपनियां मीनू और भूमिका क्रिएशन आईटी के रडार पर है। यादव सिंह पर सस्ते दामों में प्लॉट दिलाने का आरोप है, जिन्हें ये कंपनियां महंगे दामों पर बेचती थी। आईटी ने इस सिलसिले में नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। अभी तक 130 डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और स्टाफ और लगभग उतने ही पुलिस कर्मचारी रेडिंग पार्टीज में शामिल हैं। वहीं यादव सिंह के घर पर हुई छापेमारी में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक यादव सिंह का कई बिल्डर कंपनियों और आईटी कंपनी में शेयर है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदारों के एक विशेष समूह के जरिए ठेकेदारी का नेटवर्क भी चलाते हैं। आरोप ये भी है कि बिल्डर कंपनी और करीबियों को सस्ते दामों पर प्लॉट मुहैया कराकर महंगे दामों पर बेचने वाले नेटवर्क से भी यादव सिंह जुड़े हैं। पेपर्स और मिले हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स से रिलेटेड हैं। उसके बारे में अभी मैं आपसे कुछ जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है। यानी नोएडा अथॉरिटी में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में आरोपी यादव सिंह के कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं। और आयकर विभाग की छापेमारी में यादव सिंह से जुड़े नए खुलासे ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यादव सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लखनऊ से विवेक तिवारी, नोएडा से अमित चौधरी के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। आईटी विभाग ने बताया है कि यादव सिंह पत्नी और उनके पार्टनर अनिल पेशावरी, राजेंद्र मनूचा और नम्रता मनूचा ने 30 से 40 कंपनियां बनाकर नोएडा अथॉरिटी से सस्ते में प्लॉट आवंटन कराया। उन्होंने बताया कि छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। आईटी डीजी कृष्णा सैनी ने बताया कि इस सिलसिले में नोएडा प्राधिकरण से भी पूछताछ की जाएगी। मेन एलिगेशन दो तरह के हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में कलकत्ता से बोगस शेयर होल्डिंग बनाकर कुछ कंपनियों ने नोएडा अथॉरिटी से अपने नाम प्लॉट अलॉट करवाए और उन प्लॉट्स को बेच दिया थ्रू दी शेल कंपनी, यानी उस कंपनी के शेयर्स को बेचा, जिससे पूरी कंपनी किसी और के नाम हो गई। दूसरा, मीनू क्रिएशंस में स्टॉक बहुत मिला है। वो डिजाइनर रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं और स्टॉक टेकिंग अभी चल रहा है। ये अनुमान है कि एक्सेस स्टॉक काफी वैल्यू का मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसमें काफी ज्यादा इवेजन का क्लू मिलेगा। टारगेट किया था कितने 100 करोड़? नहीं, वो टारगेट हम ऐसे करके नहीं चलते हैं। अच्छा खासा अमाउंट होगा तभी जाएंगे वहां, बट कोई फिगर में अभी नहीं, अनुमान नहीं। राजेंद्र मनूचा और नम्रता मनूचा। और इसमें पार्टनर पहले कुसुम लता भी थी, बाद में वो 12-13 में
वहां से रिटायर हो गई। मकान्स इंफ्रा और नीनू क्रिएशंस में कुसुमलता डायरेक्टर है। 30 से 40 कंपनीज हैं ऐसी जिसमें इस तरह के डीलिंग्स पे। तो क्या यादव सिंह के जरिए मायावती तक पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं? सवाल का जवाब समझने के लिए कुछ और बातों पर गौर कर लेते हैं। दरअसल यादव सिंह पर पहले से ही आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसकी अनदेखी करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखा। मायावती से बेहतर रिश्ते रखने वाले यादव सिंह ने मौजूदा सरकार में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई रखी। आयकर विभाग ने यादव सिंह के करीबियों को लेकर गंभीर प्रारंभिक जांच पूरी कर ली और माना जा रहा है कि इन्हीं रिश्तों की जांच के लिए यादव सिंह के यहां छापेमारी हो रही है। दरअसल इसका श्रेय कालेधन की जांच के लिए बनी एसआईटी और जस्टिस शाह को भी जाता है, जिन्होंने कालेधन के कुबेरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया और यादव सिंह पर कार्रवाई भी कालेधन के खिलाफ मुहिम की कड़ी लग रही है। दरअसल यादव सिंह आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत है और इसी के दम पर वो सत्ता बदलने के बाद भी अपनी पोजीशन और रसूख दोनों कायम रखने में कामयाब हुए। यादव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर यूपी के सियासी हलकों और नौकरशाही में हड़कंप है। हम आपको बता दें कि यूपी के कई सियासी रसूखदारों नौकरशाहों से यादव सिंह के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार में तैनात यूपी कैडर के कई नौकरशाहों से भी यादव सिंह के करीबी रिश्तों की बात सामने आ रही है। उधर यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन को आज दिन भर चली आयकर विभाग की छापेमारी की खबर ही नहीं है। आलोक रंजन ने इतना आश्वासन जरूर दिया कि यदि इनपुट मिला तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ये जो आप बता रहे हैं इसकी जानकारी मुझे अभी हुई है, आपके माध्यम से ही हुई है। और अगर ऐसी कोई इनकम टैक्स की रेड हुई है और कोई डिस्क्लोजर होती है और इनकम टैक्स विभाग कुछ हमको लिख के भेजता है तो उसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। और उनकी भूमिका को लेकर कि पहले भी कई आरोप उन पर गंभीर लगते हैं, शासन जांच कर रहा है, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में उन पहले से आरोपी हैं। नहीं, आरोप अगर कोई सिद्ध हो तब तो बात हो, कोई आरोप जांच चलती रहती होती है, पर कोई ऐसे आरोप किसी के बारे में सिद्ध हो या कोई बात हो तब कार्रवाई होती है। तो जो भी होगी आरोप जिसमें सिद्ध होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यादव सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में खुलासों का दौर जारी है। खबर है कि जिस वक्त यादव सिंह के घर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही थी उस वक्त उनके घर पर 14 नौकर मौजूद थे। अधिकारियों को इस बात पर भी हैरानी है कि आखिर इतने नौकर कैसे मैनेज होते थे। इसके अलावा यादव सिंह के घर पर 4 सरकारी गाड़ियां भी मौजूद थी। आशंका जताई जा रही है कि नोएडा अथॉरिटी की इन गाड़ियों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को इधर से उधर करने के लिए किया जाता था। कई सवाल यहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि छापेमारी अभी भी जारी है और इस दौरान जो चीजें देखने को मिल रही हैं और जो मिल रही हैं वो हैरान करने वाले हैं। घर में 14 नौकर मौजूद थे जिस वक्त ये छापेमारी हुई और इसके अलावा यादव सिंह के घर पर 4 सरकारी गाड़ियां भी मौजूद थी। अनुराग चड्ढा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुराग, ये बताइए कि 14 नौकर और 4 सरकारी गाड़ियां, दरअसल जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, एक सरकारी ये कहे अफसर के यहाँ इतनी चीजें साफ इशारा कर रही हैं कि कैसे ये खेल हो रहा था पैसों का इधर उधर करने को लेकर। जी बिल्कुल श्वेता, यादव सिंह को पूरी तरह से शान और शौकत का जीवन पसंद था। जब आईटी की रेड हुई तो आईटी के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि करीब 14 नौकर वहां मौजूद थे और 4 सरकारी गाड़ियां थी। और जब यादव सिंह से उन्होंने पूछा कि आखिर 14 नौकरों को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इनकी सैलरी दिखाती, जबकि जो आपकी सैलरी है वो इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप 14 नौकर अपने घर में रखें और उनकी तनख्वाह आप दें। और जो 4 गाड़ियां वहां पर बरामद हुई, सरकारी गाड़ियां, उनके बारे में यादव सिंह ने ये तर्क दिया कि वो 3 अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर है, तो तीनों अथॉरिटी की जो गाड़ियां हैं वो उसके घर में रहती हैं। बाद में आईटी विभाग को ये जानकारी मिली कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका उपयोग जो काला धन होता है उसको इधर उधर ले जाने में प्रयोग होता है। जो नौकर वहां पर थे उनसे पूछताछ के बाद इन बातों का खुलासा हुआ। हालांकि कैश अभी बरामद यहाँ से नहीं हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी छानबीन कर रहे हैं और जितने भी लिंक उनको मिल रहे हैं यादव सिंह से संबंधित सभी जगह छापेमारी चल रही है। जी श्वेता। चलिए अनुराग, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये जो 14 नौकर मिले हैं और जो 4 गाड़ियां मिली हैं, दरअसल वाकई इनको मैनेज कैसे किया जाता था, इतना पैसा आखिर कहां से आता था।
लेकिन पैसों को भी लेकर जो खेल है वो भी अब सामने आ चुका है। कैसे 30-40 कंपनियां बनाई गई और उसके बाद प्लॉट अलॉट किए गए इनको और फिर दूसरों को ये बेचा भी गया। बहरहाल चीफ इंजीनियर यादव सिंह के घर और दूसरे ठिकानों पर आईटी की छापेमारी के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यूपी की भ्रष्ट सरकार का सबूत है, वहीं बीजेपी और आरएलडी ने भी एसपी सरकार पर भ्रष्ट लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। देखिए, जो दागी लोग हैं जिन पर आरोप है, अगर वो सरकार के चहेते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये उंगली सरकार के वरिष्ठ लोगों पर ही उठती है। मुझको लगता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के लोगों को जिनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करके जिन्हें कभी न कभी इस नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था, आज वो फिर लूटने के लिए वापस आ गए और यही कारण है कि आम आदमी इस भ्रष्ट राजनीति से नफरत करने लगा। देखिए, पिछली जो सरकार थी बसपा की, उसमें भी इन्होंने नोएडा अथॉरिटी को लूट लिया था। काफी शिकायतें थी और इस सरकार आने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कोई परिवर्तन हो, लेकिन जो उस सरकार में दागी अफसर थे, धीरे धीरे इस सरकार में भी वही अफसर जो है सरकार के खास बन गए। और इससे लगता है कि जितने ज्यादा जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा उतने इन दोनों सरकारों के मुखिया का प्रिय होगा। इनको भ्रष्टाचार मिटाने की कोई परवाह नहीं है। और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यादव सिंह कौन है और मायावती सरकार में वो कैसे सबसे ताकतवर अफसर बन गया था। एक अधिकारी जो 2 साल रहा गायब, 2 साल पहले लगे घोटालों के आरोप, उसी अधिकारी का हुआ प्रमोशन। प्रमोशन का राज क्या है? ये फाइल फोटो नोएडा प्राधिकरण में घोटालों के आरोप की जद में आए यादव सिंह की है। कई सौ करोड़ के आरोपों से घिरने के बाद यादव सिंह पूरे 2 साल तक अंडरग्राउंड रहे। पिछले 2 सालों से उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम आरोपों से घिरने के बावजूद यादव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यादव सिंह को नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण का चीफ इंजीनियर बनाया गया है। यादव सिंह के प्रमोशन से जुड़ा हर दस्तावेज जी संगम के पास मौजूद है, लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर यादव सिंह पर क्या आरोप है। यादव सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2011 के दौरान 954 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ सिर्फ 8 दिनों में ही करार कर लिया था। उन्होंने कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर पहले निकाले और प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव बाद में तैयार किया। कई कंपनियों को तो बिना टेंडर के ही काम दे दिया गया और प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा काम कंपनियों के साथ बिना एग्रीमेंट साइन कराए ही कर लिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ज्यादा पेमेंट किए जाने की वजह से अथॉरिटी को करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा। यादव सिंह का बीएसपी सरकार में काफी रुतबा था। उसी दौरान नोएडा के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यादव सिंह की देखरेख में होते थे। यादव सिंह को आर्थिक अनियमितताओं के चलते जून 2012 में निलंबित कर दिया गया था। बाद में उन्हें बहाल तो कर दिया गया, लेकिन चार्ज नहीं दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि यादव सिंह पिछले 2 सालों से मुकदमे के कारण गायब रहे। अपनी गैरहाजिरी का कोई मेडिकल या अन्य पेपर भी उन्होंने ऑफिस में जमा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें मलाईदार पद पर पोस्टिंग दे दी गई। पोस्टिंग के आधार पर यादव सिंह को मुख्य अभियंता सेकंड का पद मिला, लेकिन वो प्रमुख अभियंता के नाम से आदेश जारी कर रहे हैं। सवाल ये कि यादव सिंह पर इतनी रहमदिली क्यों? आखिर यादव सिंह ने ऐसा कौन सा तिलिस्म रच दिया है जिसके चलते बदलती सत्ता का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा? अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में हो रहे सौंदर्यीकरण पर विवाद खड़ा हो गया। हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन सड़क के चौड़ीकरण में चली गई है, जिससे शिया समुदाय नाराज है। उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखकर इस मामले पर ऐतराज जताया है। तस्वीरें लखनऊ के हुसैनाबाद की हैं। सीएम अखिलेश यादव के आदेश पर इलाके का कायाकल्प हो रहा है। इलाके की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सीवर लाइन्स डल रही हैं, पार्क बन रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन शिया समुदाय को इस पर ऐतराज है। हमारी डिमांड यह है कि सौंदर्यीकरण की हम बहिष्कार और मुखालफत नहीं कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण हो, बहुत अच्छा कदम है।
हमारा शहर बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि ये पूरा इलाका हुसैनाबाद ट्रस्ट में आता है। जो भी काम होना चाहिए वहां नगर निगम, वहां एलडीए, वहां पीडब्ल्यूडी सब आ गए अपनी मशीनें लेकर और अपना काम कर रहे हैं, जबकि अभी उनके पास एएसआई से कोई एनओसी नहीं है। अभी हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है, इस पे जल्दी कमेटी बनने वाली है। ऐसे में सरकार 16 फीट जमीन 1 किलोमीटर तक ले 25 करोड़ रुपए सुंदरीकरण के नाम पे लगाकर और 100 अरब की जमीन लेना कहां का इंसाफ है। उधर ट्रस्ट के रिसीवर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस SHA रजा की दलील है कि सौंदर्यीकरण का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए हो रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि आखिर क्यों जस्टिस रजा को प्रबंधन का काम नहीं दिया गया। दरअसल हुसैनाबाद ट्रस्ट में चुनाव न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने जस्टिस रजा को रिसीवर बनाकर उन्हें पूरा प्रबंधन सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की जमीन पर यथा स्थिति का आदेश देते हुए बाकी मामले को हाईकोर्ट भेज दिया था। लेकिन अब सरकार ट्रस्ट की जमीन पर निर्माण करा रही है। जमीन विवाद पर अखिलेश सरकार और हुसैनाबाद ट्रस्ट आमने सामने हैं। सरकार पर मनमानी का आरोप है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सौंदर्यीकरण पर शुरू हुई सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि जिले का पलड़ी गांव देश सबसे आदर्श गांव होगा। उन्होंने कहा कि विवादों का फैसला थाने में नहीं बल्कि पंचायत में होगा। सत्यपाल सिंह से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुराग चुल्ठा ने। डॉक्टर सत्यपाल सिंह हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। सर, जो प्रधानमंत्री की ये योजना थी कि कोई हर सांसद एक आदर्श गांव बनाएगा, लेकिन और उस गांव को साफ सोच रखेगा, लेकिन जो आपने गांव ये गोद लिया है उसमें एक अलग से परंपरा दिखाई दे रही है कि गांव हर चीज से मर्यादित हो, सामाजिक हो, और गांव वाले भी इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो दूरगामी परिणाम आपको क्या नजर आते हैं इसके? सर देखिए अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर्श सांसद आदर्श ग्राम की जो योजना है, हम लोगों ने इस गांव का चयन करने से पहले जितने भी लगभग 25 या 26 गांवों ने हम लोगों से संपर्क किया था कि हमें अपने गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं। हमने उसमें कुछ शर्तें तय की। हमने कहा कि हम केवल मात्र आर्थिक रूप से कि वहाँ सड़क अच्छी हो, वहाँ स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, केवल इस नाम से हम आदर्श नहीं बनाना चाहते। आर्थिक रूप से गांव जो है आदर्श बने, सामाजिक रूप से आदर्श बने, सांस्कृतिक रूप से आदर्श बने। इन सब बातों को, शर्तों को रखते हुए हमने ये भी कहा था जहाँ गांव के 36 की 36 बराबरी, छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े आदमी तक, यहाँ गांव में रहने वाले लोग हों या उस गांव के लोग कहीं बाहर रहते हों, सब मिलकर के एक जो है संकल्प लें, हम इस गांव को आदर्श बनाएंगे। ये बागपत का पलड़ी गांव आदर्श गांव बनने के लिए तैयार है और बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की कोशिश है कि ये देश का सबसे आदर्श गांव हर तरीके से बने। दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड।